Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 11 for the class 11th. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा और एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हालांकि वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा आपको आइडियल गैस इक्वेशन के थ्रू वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा फिर से। और उसके बाद हम आज का जो लेक्चर नंबर 11 में जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी इसका कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम वो वाला पिछला वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो उसके बाद मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो स्टार्ट करूंगा। देखिए, so far as ideal gas equation is concerned, my dear students, you all know that ideal gas equation is PV is equivalent to nRT। ये सबको पता है, और सबको पता है P is the pressure exerted by the gas, V is the volume occupied by that gas, N is the amount of gas, means the number of moles how much you have taken, R is the universal gas constant जिसके बारे में हमने कल लेक्चर नंबर 10 में बहुत डिस्कशन किया, एक अलग लेक्चर ही मैंने उसके लिए अपलोड किया, और T is the temperature in Kelvin। देखिए, आप यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखेंगे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा n किसके बराबर होता है n, देखिए ये तो PV इज इक्वल टू NRT है, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, उसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन n जो है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स होता है, n नंबर ऑफ मोल्स, वो होता है बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये मैंने क्लियर किया। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सबस्टेंस का निकालना हो, आप उस सबस्टेंस का गिवन मास लेंगे जो आपको दिया जाता है, और मोलर मास जो उसका होता है वो फिक्स्ड रहता है। तो अगर आप यहाँ पे n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा P मल्टीप्लाइड बाई V इज इक्वल टू n के बजाय हम ये इस्तेमाल करेंगे, दैट इज m डिवाइडेड बाई कैपिटल M R इंटू टी। देखिए, सबको यहाँ तक समझ आ गया, विच इज इक्वल टू। देखिए, अब हम क्या करेंगे, मैं इस मोलिकुलर मास m को यहाँ पे लाऊंगा, और P और V जो है उसको मैं डिवीजन में लाऊंगा। देखिए, सबको समझ आ रहा है ना, तो क्या बनेगा, देखिए इज इक्वल टू m तो उसी साइड है, वॉल्यूम में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो P जो है, P भी नीचे जाएगा, दैट इज इंटू P इंटू आर इंटू टी। सबको क्लियर हो गया ना। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट, यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हाट इज m डिवाइडेड बाई v। m डिवाइडेड बाई v का मतलब है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, और मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जो है वो होती है बराबर डेंसिटी। अगर मैं d से भी रिप्रेजेंट करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आप रो से भी रिप्रेजेंट डेंसिटी कर सकते हो, p से भी रिप्रेजेंट, रो से भी रिप्रेजेंट डेंसिटी कर सकते हो, और d से भी। तो इट इज जस्ट एज सिंपल, ठीक है ना। तो बताइए किसके बराबर होगा, m कैपिटल M दैट इज मोलर मास इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू डेंसिटी। सबको क्लियर हुआ। R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसमें तो कोई शक नहीं है। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, एंड P इज द प्रेशर। तो ये जो आपको ये इक्वेशन मिल रही है, दैट M इज इक्वल टू DRT अपॉन P, दैट मीन्स दैट अगर आपको एक पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर दिया होगा, और मान लो अगर आपको खाली प्रेशर दिया गया है, तो दैट मीन्स दैट आपको उस सबस्टेंस का मोलर मास जो है वो पता चलेगा। सबको क्लियर हो रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे दैट अगर एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे, एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लीजिए एक गैस के लिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखिए, प्रेशर भी कांस्टेंट रखिए। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो है ही कांस्टेंट ऑलरेडी। तो बताइए मुझे उस टाइम क्या होगा, m विल बी इक्वल टू, या मैं ऐसे लिखूंगा m विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। तो दैट मींस molecular mass of any gas is directly proportional to its density।
इसका मतलब ये है जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको प्रेशर टेम्परेचर ये तो दिया होता है, अगर आपको खाली डेंसिटी ऑफ गैस पता है ना, आपको पता लग सकता है कि उस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या है और वो आप गैस को पहचान सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे आपको रिलेशन दी ना, ये मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जब मैंने कहा आपको दैट अगर आपके पास 3 गैसेस है, मान लो आपके पास ऑक्सीजन गैस है, आपके पास नाइट्रोजन गैस है और मान लो आपके पास हाइड्रोजन गैस है। सिंस आप लोगों को खुद ही पता है दैट मोलर मास जो कैपिटल एम है वो ऑक्सीजन गैस का 16 है, सॉरी ए का 16 है, तो इट्स 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकॉज 2 ऑक्सीजन एटम है, दैट इज 32। ठीक है ना। इसका कितना है, इसका है 28 यूनिट्स और इसका 2 यूनिट्स है। ठीक है ना। तो बताइए किसका मोलर मास ज्यादा है, ऑक्सीजन का है। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा ना उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर आप सेम अमाउंट लेते हैं 3 गैसेस का और तीनों गैसेस को आप सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखते हो, तो आप देखोगे तीनों गैसेस में सबसे ज्यादा डेंसिटी किस गैस की होगी, वो ऑक्सीजन गैस की होगी, उसके बाद वो नाइट्रोजन गैस की होगी और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वो हाइड्रोजन गैस की होगी। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी क्लियर किया था, जब मैंने आपको जो है बॉयल्स लॉ पढ़ाया था, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हम आइडियल गैस इक्वेशन से भी हम उस कॉन्सेप्ट पे पहुंच सकते हैं। तो ये एक छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट था, एक रिलेशन थी जो जिसका रिकैप्चुलेशन हुआ दैट जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है डियर स्टूडेंट्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट, उस गैस की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। चलिए ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, नया टॉपिक, बिकॉज मैं फिर से आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है, मैं फिर से लिखना चाहूंगा PV इज इक्वल टू nRT। देखिए मैंने आपको कहा दैट ये इक्वेशन इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। पहली बात ये सबको पता होगा, और दूसरी बात जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करेगा उस गैस को आइडियल गैस कहते हैं। लेकिन हमने देखा दैट गैसेस जो होते हैं बेसिकली वो हर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी गैस आइडियल नहीं है। तो गैसेस फिर क्या है, गैसेस रियल है, यानी कि गैसेस रियल बिहेवियर दिखाते हैं। लेकिन क्या अभी मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसको आंसर भी दिया। उसने कहा सर क्या रियल गैसेस जो है, हर एक गैस रियल गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, हाइड्रोजन, जो भी गैस एग्जिस्ट करता है उनको हम रियल गैस कहते हैं, उनको हम रियल गैसेस कहते हैं। उसने कहा क्या सर रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगे? हाँ करेंगे, ओनली अंडर 2 कंडीशंस। रियल गैसेस दे फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, they follow ideal gas equation only and only when पहला पॉइंट temperature is high and second pressure is low। अगर ये कंडीशन है ना तो कोई भी गैस इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसलिए आपके प्रॉब्लम्स में यूजुअली दिया होता है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी कि वहां पे हम आइडियल गैस का इक्वेशन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। प्रेशर इज लो। उसने क्या कहा था, स्टूडेंट ने क्या पूछा था क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट, मैं उस स्टूडेंट को अप्रिशिएट करता हूं कि उसने क्वेश्चन पूछा। उसने कहा सर अगर हम इन कंडीशंस को रिवर्स करें, इन कंडीशंस पे कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। उसने कहा सर अगर हम इन कंडीशंस को रिवर्स करेंगे, जरा आप इन कंडीशंस को रिवर्स कीजिए। अगर हम इन कंडीशंस को रिवर्स करेंगे व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है टेम्परेचर जो है वो हाई के बजाय क्या होगा, वो टेम्परेचर हाई के बजाय लो होगा, जाहिर सी बात है। और प्रेशर क्या होगा, लो के बजाय हाई होगा। उसने कहा क्या सर इस कंडीशन पे रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं करेंगे। ठीक है ना। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो मैं आपको बाद में प्रूव करके दिखाऊंगी कि हाँ नहीं करेंगे। फिलहाल तो आपको याद रखना है, बाद में हम प्रूव करके देंगे कि हाँ नहीं करेंगे। ठीक है ना। लेकिन अब रियल गैसेस का बिहेवियर समझने के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है
इसमें इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दैट रियल गैसेस हर कंडीशन पे, रियल गैसेस डू नॉट, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, रियल गैसेस डू नॉट फॉलो, real gases only follow ideal gas equation only under two condition, one is at high temperature and low pressure. in other words इसका मतलब क्या हुआ है? real gases do not follow ideal gas equation, do not follow ideal gas equation under all conditions. ये पॉइंट में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि जैसे अगर टेम्परेचर आपने लो कर दिया और प्रेशर हाई कर दिया तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करेंगे रियल गैसेस। सर फिर कौन सी ऐसी इक्वेशन है रियल गैसेस के लिए जो कि वैलिड होगी हर टेम्परेचर एंड हर प्रेशर पे? उस इक्वेशन को हम, रियल गैसेस जो इक्वेशन फॉलो करते हैं उस इक्वेशन को हम कहते हैं वॉन डर वाल्स इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं वॉन डर वाल्स इक्वेशन। उस इक्वेशन को कहते हैं वॉन डर वाल्स इक्वेशन। और वॉन डर वाल्स इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो कि सच में रियल गैसेस फॉलो करते हैं और हर टेम्परेचर एंड हर प्रेशर पे फॉलो करेंगे, ठीक है ना। और इसी इक्वेशन से हम आपको दिखाएंगे कि रियल गैसेस जो है वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे। मगर अब रियल गैसेस का बिहेवियर समझने के लिए, यानी कि वॉन डर वाल्स इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें पहले एक थ्योरी जो है वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए, यानी कि डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर समझने के लिए हमें जो थ्योरी चाहिए, हमें जिस थ्योरी का पहले पता होना चाहिए, वही थ्योरी हमारा आज का टॉपिक है। और उस थ्योरी का नाम जो है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो वो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आज हम उसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। हम धीरे धीरे करके अपनी यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक जो है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये आज का हमारा टॉपिक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक का मतलब है मोशन, समझते हो ना, काइनेटिक इज रिलेटेड टू मोशन। मॉलिक्यूलर का मतलब है इट इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स, इट इज रिलेटेड टू दोज पार्टिकल्स हुज साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। एंड गैसेस तो आप समझते हो। एंड थ्योरी क्या होता है? थ्योरी बेसिकली एक हम उसको कहते हैं एक मॉडल होता है जो हमें एक्सप्लेनेशन देता है, एक मॉडल होता है। हालांकि इसका एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं होता है, बिकॉज ये खाली थ्योरी होती है, इट्स बेस्ड अपॉन सर्टेन अजम्पशंस, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस, इट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन अजम्पशंस, ठीक है ना। तो अब देखिए, काइनेटिक का मतलब है मोशन, मॉलिक्यूलर का मतलब है रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स जिनका साइज काफी स्मॉल होता है, और गैसेस आप समझते हो। एंड थ्योरी व्हिच इज बेस्ड अपॉन सर्टेन अजम्पशंस और पोस्टुलेट्स। अब देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने गैसेस का बिहेवियर, मैं फिर से कहूंगा, ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी जो दी गई है, दिस थ्योरी हैज बीन गिवन, मैं यहां पे लिखता हूं, समझिए, दिस थ्योरी हैज बीन गिवन, दिस थ्योरी हैज बीन गिवन in order to explain the behavior of gases under different set of experimental conditions, under different, मैं सीधे लिखूंगा, अंडर डिफरेंट कंडीशंस पे गैस कैसे बिहेव करता है, गैस का बिहेवियर कैसा है, ठीक है ना।
तो उसके लिए जो थ्योरी दी गई है उसको हम कहेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मैं फिर से कहूंगा, दिस थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हैज बीन गिवन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर का क्या मतलब है? बिहेवियर का मतलब होता है कि गैस कैसे एक्सर्ट प्रेशर करता है। बिहेवियर का मतलब है प्रेशर के बारे में हम जानते हैं। बिहेवियर का मतलब है हम गैस के वॉल्यूम के बारे में जानते हैं। बिहेवियर का मतलब है हम पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका इफेक्ट देखते हैं। बिहेवियर का मतलब है इसकी डेंसिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बात समझ आ रही है ना? बिहेवियर का मतलब है गैसेस एक्सपैंड कैसे होते हैं। बिहेवियर का मतलब है गैसेस कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय बिहेवियर। सबको समझ आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो बिहेवियर समझाने के लिए जो थ्योरी दी गई उस थ्योरी का नाम पड़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब समझे, बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए फ्रॉम टाइम टू टाइम जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, थ्योरी देने के लिए, गैसेस का बिहेवियर समझने के लिए। लेकिन इन 1857 यहां पे लिखता हूं इन 1857, ये डेट आपको पता है ना जब रिवोल्ट हुआ था इंडिया में। तो कुछ लोग दंगे करते हैं और कुछ लोग थ्योरी देते हैं, ठीक है ना? ये डिपेंड करता है कि कुछ लोग नेगेटिविटीज़ में जो है अपने आप को जोड़ के रखते हैं और कुछ लोग पॉजिटिविटीज़ में ही होते हैं। तो हमेशा आप पॉजिटिव सोचा करो। हमेशा कोई भी मरहला हो, कोई भी फेज़ हो, जैसे आज लॉकडाउन चल रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी टेंडेंसीज होती है, स्टूडेंट्स इवन बड़े भी फ्रस्ट्रेट हुए हैं, ठीक है ना? लेकिन हमेशा कोई ऐसा काम करो जो प्रोडक्टिव हो। तो सराउंड योरसेल्फ बाय द पॉजिटिव थॉट्स, आप कभी भी नुकसान में नहीं पड़ जाओगे। एनीवेज, 1857 में एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था क्लैशियस। इस क्लैशियस ने क्या किया? इसने गैसेस के लिए क्या की? एक थ्योरी दी। इसने गैसेस के लिए एक थ्योरी दी। और गैसेस क्या है मैं आपको पहले बता दूं। यहां पे गैसेस एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसने इसने कहा दैट दे कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? These particles can be either atoms or they can be either molecules. अब आप कहोगे सर क्या गैस एटॉमिक हो सकता है? हाँ, एटॉमिक भी गैस हो सकता है। जैसे हीलियम है, नियॉन है, अर्गॉन है, वहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वहां पे एटम्स होते हैं। और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, हाँ? तो वहां पे क्या होता है? वहां पे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स कैन बी ईदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इसने कहा दैट गैसेस जो होते हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, दे आर इन कंटिन्यूस ceaseless motion. इन गैसेस के लिए जो कि ये है, इन्होंने एक थ्योरी जो है वो बिल्ड की और उस थ्योरी का नाम पड़ा डायनामिक पार्टिकल थ्योरी। भी इसका नाम पड़ा डायनामिक पार्टिकल थ्योरी। इसको डायनामिक पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं। और सिंस द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर इसको माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी कहते हैं। डायनेमिक, पता है डायनेमिक टर्म जो निकली है ना, वो मोशन से निकली है, बिकॉज वो सीजलेस मोशन में होते हैं। तो आप माय डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहो, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहो, आप डायनेमिक पार्टिकल थ्योरी कहो, या आप माइक्रोस्कोपिक मॉडल कहो, इन सब का मतलब एक ही है। तो ये जो थ्योरी दी, ये किस साइंटिस्ट ने दी? उसका नाम था क्लैशियस। और क्लैशियस ने गैस का बिहेवियर, गैस कैसे बिहेव करता है, कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है, वॉल्यूम कैसे ऑक्यूपाई करता है, मूव कैसे करता है, ठीक है ना? तो वो एक्सप्लेन करने के लिए जो इसने थ्योरी दी थी, उसी थ्योरी के अब हम कुछ अजम्पशंस, कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे जो इस साइंटिस्ट ने दी। सबको क्लियर हुआ ना यहां तक? देखो कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। तो चलिए ठीक है, लेट अस डिस्कस द पोस्टुलेट्स और assumptions of kinetic molecular theory of gases which was given by Clausius.
ओके, तो चले बड़े आराम से, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं assumptions और postulates। assumptions are postulates। assumptions are postulates of kinetic theory of gas, ठीक है। देखिए पहला assumption क्या दिया इसने, क्लैशेस ने पहला assumption क्या दिया, इसने कहा दैट ये जो पार्टिकल्स ऑफ गैस है, बिकॉज गैस क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है, सबको पता है ना, दिस स्टेट ऑफ मैटर। इसने कहा ये जो पार्टिकल्स ऑफ गैस है दे आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। पहले मैं इंक इसमें लोड कर देता हूं, जस्ट वेट अ मोमेंट डियर स्टूडेंट्स। देखिए पहला पॉस्टुलेट, पहला पॉस्टुलेट जो था इसका, इसने कहा दैट सिंस हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो हम गैसेस का ही कहेंगे। इन्होंने कहा गैसेस आर मेड अप ऑफ, गैसेस आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली extremely large number, extremely large number, नंबर ज्यादा है बट very small particles, very small particles, extremely large but very small particles। आपको समझ आ रहा है, बट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो है, गैस भी मैटर है, ये बहुत ही ज्यादा नंबर, यानी कि उनका काउंट जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन छोटे पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स कैन बी ईदर एटम्स और दे कैन बी ईदर मॉलिक्यूल्स। ये मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ, बिकॉज गैस जो है मेरे प्यारे बच्चों वो एटॉमिक भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। मतलब अगर आपको कहा जाएगा हीलियम, देखो हीलियम नोबल गैस है, तो हीलियम में मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वहां पे खाली एटम्स होते हैं, इसको कहते हैं हम एटॉमिक गैस। एटॉमिक गैस का मतलब है गैस विच इज ओनली मेड अप ऑफ एटम्स। लेकिन अगर आप कहेंगे मॉलिक्यूलर गैस, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H नहीं है, खाली वो H2 है, तो यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना डियर स्टूडेंट्स, वो मॉलिक्यूल है ना कि एटम, तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर गैस। तो इस गैस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं इंडिविजुअल, इसलिए एटम्स भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, लेकिन इस गैस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको मॉलिक्यूलर गैस कहेंगे। सबको क्लियर हुआ? पहला पोस्टुलेट क्या बताया इसने, that the gases are made up of extremely large number but very small particles, they can be either atoms, they can be either molecules। सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड। देखिए पोस्टुलेट नंबर सेकंड क्या दिया इसने, पोस्टुलेट सेकंड इसने क्या बताया, द interparticle spaces, ये इंटर एटॉमिक स्पेसेस भी हो सकती है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस भी हो सकते हैं। द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द गैशियस एटम्स या मॉलिक्यूल्स, हम पार्टिकल्स भी लिख सकते थे,
द इंटर, देखो पार्टिकल के बजाय अगर एटम्स है तो मैं इंटर एटॉमिक भी लिख सकता हूँ, अगर मॉलिक्यूल्स है तो मैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस भी लिख सकता हूँ। सिंस मैंने जनरल टर्म पार्टिकल इस्तेमाल की तो मैंने लिखा इंटर पार्टिकल स्पेसेस। तो इसने क्या कहा, जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस रहती है गैस के पार्टिकल्स के दरमियान, ठीक है ना, दे आर वेरी लार्ज, they are very large such that the total volume occupied by the gas is very large as compared to the volume of individual gas molecules। इस बात को समझिए। बोला क्या इसने कहा ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे से इतने ज्यादा दूर है सो दैट उसके बाद ये जो गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल। जैसे देखिए यहां पे मैं आपको यहां पे समझाता हूं। मान लो ये कंटेनर है ऐसे, और इस कंटेनर में गैस के पार्टिकल्स है, देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स है। एक गैस का जो है वॉल्यूम वो इतना है जो मैंने छोटे साइज से दिखाया, और आपको पता है ऑलरेडी जितनी स्पेस आप गैस को देते हो उतना वो फैल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों अब खुद देखो ये मान लो गैस का मॉलिक्यूल है, ये जो मैंने छोटा सर्कल से दिखाया, आप खुद देखो गैस और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कितनी स्पेस है, चेक कीजिए ना। इनको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस, इनको कहते हैं इंटर पार्टिकल स्पेसेस। खुद ही चेक करो कितनी है, देखिए रिप्रेजेंटेशन है, खुद समझो। वही मैंने कहा द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द गैसियस एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्ज, ये काफी ज्यादा है, और जितना जितना ये एक्सपैंड हो जाएगी आप खुद ही समझो ना, उतना उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उतना उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा जो टोटल गैस जो ऑक्यूपाई करेगा, सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज वेरी लार्ज, वो बहुत ज्यादा होगा। और अगर हम उस टोटल वॉल्यूम को एक छोटे गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो फिर छोटे गैस वाले मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो काफी कम होगा, इतना होगा कि वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। इस बात को समझिए, ये पोस्टुलेट है, और यही मेन प्रॉब्लम थी आइडियल गैस इक्वेशन में, जो कि बाद में जिसकी करेक्शन की गई थी। इन्होंने क्या कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द गैसियस एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी लार्ज। It is understood to you such that the total volume occupied by the gas is very large as compared to the volume of the individual gas molecule। इसका मतलब है इसके हिसाब से, इस थ्योरी के हिसाब से इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम माना गया, वो माना गया नेग्लिजिबल, यानी कि वो काउंट ही नहीं किया गया। That was considered to be negligible, यानी कि it was not counted at all। इन्होंने कहा that the volume is so small, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना ज्यादा कम है कि वो टोटल वॉल्यूम के हिसाब से उसकी जैसे औकात ही नहीं है। ये तो ऐसी मेरे प्यारे बच्चों बात होगी ना, जैसे समंदर में कितना ज्यादा पानी है तो उस समंदर के उतने ज्यादा पानी के हिसाब से एक कतरे की कोई औकात नहीं है, वो ऐसे मान लीजिए आप। उन्होंने वैसे ही कहा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कतरे कतरे से पूरा समंदर बनता है। तो थ्योरी का जो पोस्टुलेट था, अजम्पशन तो दे दिया हमने, तो पढ़ना है वो, लेकिन ये बात याद में रखना कि यहाँ पे जो गलती की ना, नेग्लिजिबल है, काउंट नहीं करेंगे। बाद में इनको काउंट करना पड़ा जब इन्होंने मॉडिफिकेशन की आइडियल गैस इक्वेशन की ही जब मॉडिफिकेशन करते हैं ना रियल गैसेस के लिए, तभी तो हमारी नई इक्वेशन आती है जिसको हम वॉन डेर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। वो तो मैं लेटर ऑन समझाऊंगा आपको, ठीक है ना, अभी ये समझो। तो क्या कहा, मैं फिर से कहूंगा, द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द गैसियस एटम्स और द मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी लार्ज सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज very large as compared to the volume of the individual gas molecules। Means as per this theory the volume of individual gas molecule was considered to be negligible, it was
so less that it was not counted at all. सबको क्लियर हो गया ना? ओके, यहाँ पे आपको ये बात समझ आ गई. अब इससे हमें एक और चीज क्या हमें आइडिया क्या हमें मिलता है. देखो, मैंने अभी आपको कहा ना बिहेवियर, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, दिस theory is given in order to explain the behavior of gases. Since the interparticle spaces are large, और जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम काफी ज्यादा है, आप देखिए ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो ही हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ना गैसेस पे ज्यादा, तो उससे क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, उससे ये मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक आते हैं. इससे मॉलिक्यूल्स नजदीक आते हैं कि स्पेसेस कम होती है, और दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि गैसेस आर कंप्रेसिबल. इसी पॉइंट से तो ये क्लियर होता है, गैसेस आर कंप्रेसिबल, इनफैक्ट हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. कंप्रेस वही चीज होगी डियर स्टूडेंट जहां पे कंप्रेस होने के लिए जगह होगी, तो जगह जो यहां पे है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है. तो यहां पे ये जो इन्होंने बात कही, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और इंटरपार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द गैसेस एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज. बाद में यही पॉइंट इस को एक्सप्लेन करता है कि व्हाई गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बिकॉज उनमें जो बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस होती है वही कम की जाती है बाद में. ठीक है ना, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड ऑफ कोर्स बाय डिक्रीजिंग द टेंपरेचर इज वेल. ये हो गए पोस्टुलेट नंबर 2. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोस्टुलेट नंबर 3. तो मैं ये इरेज करने जा रहा हूं यहां पे. देखिए पोस्टुलेट नंबर 3 क्या था. नाउ द पोस्टुलेट नंबर 3 इज दैट, चले मैं ये रखता हूं, ये मुझे जरूरत लगेगा. देखिए पोस्टुलेट थर्ड क्या था. पोस्टुलेट थर्ड इन्होंने कहा that since the intermolecular spaces between the gas molecules is very very large, जब खुद ही समझो ना, जब ये बहुत दूर है, बताओ इनमें जो इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन दो तरीकों का होता है. एक होता है अट्रैक्टिव इंटरेक्शन, दूसरा होता है रिपल्सिव इंटरेक्शन. मतलब आप ऐसी एक सिचुएशन एज्यूम कीजिए, मतलब कोई इंसान आपसे काफी दूर है, इनफैक्ट जिसको आप जानते भी नहीं हो, ठीक है ना, वो काफी दूर है आपसे. जब दूर है ना, चांसेस वहां पे क्या है, आप उस चीज को अट्रैक्ट करोगे, यानी कि आपको उस चीज से प्यार होगा या आपको उस चीज से नफरत होगी. ये मानी ही नहीं रखता है. लॉजिकल सेंस से अगर आप सीखोगे, अगर आप सोचोगे दैट जो चीज आपसे दूर है उसके उस चीज से वास्ता ही नहीं है, यानी कि जब इंटरेक्शन ही नहीं है. अब इंटरेक्शन क्या हो सकती है, मोहब्बत भी हो सकती है, नफरत भी हो सकती है. लेकिन जब वो चीज पास है ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उस चीज से मोहब्बत होगी या नफरत होगी. तो यहाँ कहने का मतलब ये है, सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, सिंस द इंटरपार्टिकल स्पेसेस among the gas particles is very very large, therefore वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है उनको भी नेग्लिजिबल करार दिया गया. यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन्होंने कहा दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, वो इतना वीक होगा, इतना कम होगा कि वो जैसे होगा ही नहीं, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे. ये भी एक प्रॉब्लम थी, बाद में इसकी भी करेक्शन की गई. समझ आ रहा है ना. तो इन्होंने क्या कहा, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उसी को कहते हैं IPFA, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, ठीक है, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स इज वेरी वेरी लेस, इज वेरी वेरी लेस, यानी कि वीक है. इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, चलो यहाँ पे ध्यान में, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, इसलिए मैं R भी लिखूंगा. बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज वेरी वेरी लेस. क्यों कम होगा, क्यों वीक होगा, ड्यू टू लार्ज इंटरपार्टिकल स्पेसेस, IPS, इंटरपार्टिकल स्पेसेस बिटवीन देम. सिंस उनमें स्पेसेस काफी ज्यादा होते हैं और इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल जो करने की टेंडेंसी होती है वो इतनी कम होती है, इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि हम मानते हैं कि वो नेग्लिजिबल है, हम उसको काउंट ही नहीं करते. लेकिन फिर से समझना, ये भी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से, अब देखिए, अगर पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा, समझिए बात को,
इसी पॉइंट पे मैं आऊंगा। अगर पार्टिकल्स के दरमियान कभी अट्रैक्शन ही नहीं होगा, क्या फिर गैसेस कंप्रेस हो सकते हैं? क्या फिर गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है? गैस लिक्विड में डियर स्टूडेंट्स तभी चेंज हो सकता है जब गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे को हेल्ड करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तभी जाके वो लिक्विड स्टेट बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये थ्योरी भी, इस थ्योरी का ये पोस्टुलेट भी एक फ्लॉ था, ये फ्लॉप था। बाद में इसकी भी करेक्शन की गई, लेकिन पहले तो पोस्टुलेट पढ़ना पड़ेगा। तो इन्होंने रीजन क्या दिया था इसका? इन्होंने कहा इंटर पार्टिकल स्पेस इतनी ज्यादा है कि उनमें इंटरेक्शन ही नहीं होगा, और सिंस उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करते। तो दिस वाज पोस्टुलेट नंबर 3, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the gas molecules or atoms is very less, means weak due to the large और रीजन क्या बताया? बिकॉज उनमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज्यादा होती है और ये इतना कम होता है कि ये नेग्लिजिबल माना जाता है। दिस वाज पोस्टुलेट नंबर 3। नाउ सी पोस्टुलेट नंबर 4। देखो पोस्टुलेट नंबर 4 क्या है। पोस्टुलेट नंबर 4 इन्होंने कहा दैट ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, ये रुके हुए नहीं है बल्कि दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन इन डिफरेंट पॉसिबल डायरेक्शंस। तो यहां पे क्या लिखा है इसने? दैट पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन कंटिन्यूअस random motion in all the possible directions, अब इस पॉइंट से मैं आपको एक और चीज क्लियर कराऊंगा। इन्होंने क्या कहा? गैस के पार्टिकल जो है दे आर नॉट एट रेस्ट। इसका मतलब यही है, इस बात को समझिए आप, यानी कि वो रेस्ट में नहीं है। गैस का जो पार्टिकल है वो मोशन में है, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में है, वो रेस्ट में नहीं है। इसका क्या मतलब? और एक ही पॉसिबल डायरेक्शन में नहीं है, इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। हैव द पार्टिकल्स ऑफ गैस बी एट रेस्ट, अगर पार्टिकल्स ऑफ गैस रेस्ट पे होते, अगर होते तो गैस का एक डेफिनेट शेप होता और डेफिनेट वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम तो ठीक है, लेकिन गैस का एक डेफिनेट शेप होता। लेकिन सिंस द पार्टिकल्स आर नॉट एट रेस्ट, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, दैट इज द रीजन दैट gases don't have definite shape। यही तो रीजन है that gases don't have definite shape। डेफिनेट शेप जिगर तब आता है ना जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक फिक्स्ड लोकेशन पे होते हैं, फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं। जब आप फिक्स्ड पोजीशन पे कहते हो ना, आप रेस्ट की बात करते हो, लेकिन यहाँ पे तो रेस्ट मोशन में है नहीं, यहाँ तो रेस्ट में है नहीं, वो तो मोशन में है। व्हेन वो मोशन में है तो इसका मतलब है पार्टिकल फिक्स्ड लोकेशन पे नहीं है। व्हेन देयर इज नॉट अ फिक्स्ड लोकेशन देयर कैन नॉट बी अ डेफिनेट शेप। सबको क्लियर हो गया ना ये पॉइंट? गुड। अब देखिए इसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या बताया इन्होंने? देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं। पॉइंट नंबर 5 उन्होंने कहा दैट ये पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, जब रैंडम मोशन में होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराना। और ड्यूरिंग कोलिजन क्या करते हैं? ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और उस कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं जिस कंटेनर में आप इन्हें रखते हो। चेक कीजिए, ये तो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं, लेकिन उस कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं जिस कंटेनर में प्रेजेंट होता है। और इनके कोलिजन्स की वजह से ये एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट पे ये डियर स्टूडेंट्स एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर करने से फोर्स का इंपैक्ट होता है, और दैट इज द रीजन हम कहते हैं गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स इन व्हिच दे आर प्रेजेंट, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट सिंस दे आर इन रैंडम मोशन, मैं यहां पे लिखूंगा ड्यूरिंग their random motion, comma, the particles during their random motion, comma, the particles of gas collide का मतलब है टकराना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स? collision, the particles of the gas collide with
each other, the particles of the gas collide with each other and also with the walls of closed container. open तो मैं लिख नहीं सकता बिकॉज ओपन कंटेनर में आप गैस नहीं रख सकते हो. एंड ऑल्सो विद द वॉल्स ऑफ क्लोज्ड कंटेनर एंड हेंस, पॉइंट सीधे लिखेंगे, एंड हेंस exert pressure on them, यानी कि वॉल्स की बात कर रहा हूं. तो आपको ये चीज ऑलरेडी पता है दैट गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, दे एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू द मॉलिक्यूलर collisions, and these molecular collisions are not only between the molecules of gas, they also between the gas molecules and the walls of the container. And when they transfer the energy to the wall, they basically exert the force, and the force exerted per unit area gives you the pressure. It means the gases have a tendency to exert pressure on the walls of the container in which they are present. This was also one of the postulates of the kinetic theory of gases, or we know it that gases have the tendency to exert the pressure on the walls of the container. सबको क्लियर हुआ? अब देखिए इंपॉर्टेंट बात इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं. इन्होंने कहा ये जो collisions है, पोस्टुलेट नंबर 6 में लिखने जा रहा हूं, ये जो collisions करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, एक तो आपस में और दूसरा कंटेनर के साथ, ये collisions इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक एंड इफेक्टिव. व्हाट डज इट मीन? आई एम गोना टेल यू. पोस्टुलेट नंबर 6 यहां पे लिखता हूं, collisions due to gas particles. अब ये मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, चलो मैं पार्टिकल्स लिखता हूं. collisions due to gas particles between themselves, एक तो आपस में, between themselves and with the walls of container, and with the walls of container का हो या vessel का हो, and with the walls of container are elastic and effective. What does it mean? See, what does it mean? इसका मतलब ये हुआ that elastic collision और effective collision, इसका मतलब ये हुआ that एनर्जी ट्रांसफर तो होता है, उसमें तो कोई शक नहीं है. जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हिट करता है ना, तो एनर्जी ट्रांसफर होता है. लेकिन ये एनर्जी ट्रांसफर जो होता है, एनर्जी तो ट्रांसफर होता है, इनफैक्ट मैं लिखूंगा एनर्जी ट्रांसफर कंप्लीट होता है. कंप्लीट ट्रांसफर एनर्जी होता है विदाउट लॉस. ये पॉइंट अभी मैं समझाऊंगा इसका क्या मतलब. मान लो इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर की. मान लो इस पार्टिकल की एनर्जी 2 जूल थी और मान लो इस पार्टिकल की एनर्जी 10 जूल थी. जब इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल को कोलाइड किया, बात समझना, ठीक है ना. मान लो इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर की, मान लो 5 जूल. कितने की? 5 जूल. अब देखो, इसको मैं ऐसे रखूंगा और इसको मैं ऐसे रखूंगा. अब देखो क्या हो रहा है. अब यही पार्टिकल जो कि ये था वही पार्टिकल है, इसकी एनर्जी जब इसने 5 इसको ट्रांसफर कर दी, बताओ इसकी खुद की कितनी रहेगी? 5 जूल. लेकिन इसकी कितनी रहेगी? ये जो नया, इसकी तो ऑलरेडी 2 थी, इसने 5 ले ली तो कितनी बन गई? इसकी 7 जूल बन गई. सबको क्लियर हो रहा है ना? सबको क्लियर हो रहा है ना? देखो अब देखिए इसकी टोटल एनर्जी बताओ इनकी क्या थी? 10 + 2 दैट इज 12 जूल. बताओ 5 + 7 दैट इज अगेन 12 जूल. यानी कि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, वही मैंने लिखा, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी. इस पॉइंट से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा. यानी कि जब कोलिजन्स होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस एंड विद द कंटेनर, तो वहां पे क्या होता है? कोलिजन्स की वजह से क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है. व्हेन एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, एक मॉलिक्यूल की और दूसरे मॉलिक्यूल की इंडिविजुअल एनर्जीज चेंज हो सकती है. देखो चेंज हुई ना, इसकी पहले 10 थी, इसकी 2 थे. अब जब ट्रांसफर हो गए एनर्जी, तो इसकी 5 बन गई, इसकी 7 बन गई.
individual energies can change, but the total energy of the system that remains constant, that remains conserved, means there is no net loss of energy. Now, why is it so? What is the reason behind this? Sir, why doesn't the energy loss doesn't takes place? If it is so, अगर एनर्जी लॉस हो जाता तो इसका मतलब है पार्टिकल्स की अल्टीमेटली एनर्जी कम हो जाती विद द रिजल्ट एक वक्त ऐसा आता जब वो अपनी एनर्जी ही लूज करते अगर एनर्जी लॉस हो जाता। हम आपको एक्सपेरिमेंटल बेसिस बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम आपको ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि एनर्जी लॉस पार्टिकल्स के दरमियान होता तो अल्टीमेटली पार्टिकल्स की एनर्जी खत्म हो जाती और गैस ही सेटल करता, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट में आते। लेकिन ऐसा देखा गया नहीं है। Gases are always, the particles of the gas are always in the continuous random motion. That means that the collisions between the particles and with the walls of the container are 100% elastic and effective as well. Because we are discussing the postulates of the kinetic molecular theory of gases. Please my dear students try to understand. अब देखो इसके बाद एक और postulate क्या आता है, उसके बाद एक और postulate, मैं एक और postulate दूंगा, उसके बाद हम जो है इस theory को stop करेंगे। Last postulate देखिए, postulate number 7 चेक कीजिए, मैं क्या बताऊंगा, बिल्कुल इसी पे बेस है। पोस्टुलेट 7 क्या है? दैट द मॉलिक्यूलर स्पीड्स, द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है वो वेरी करते हैं। जो स्पीड होती है ना मॉलिक्यूल्स की, देखिए यहां पे कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है। स्पीड प्लस डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी। कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर मॉलिक्यूल की, हर पार्टिकल की स्पीड सेम हो। इसका मतलब है उनकी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। बट जब भी हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस की बात करते हैं तो वहां पे हम नहीं ले सकते। अगर मान लो मिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, मिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की मान लो डिफरेंट वेलोसिटीज है, तो आपको मिलियंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से डील करना पड़ेगा। दैट्स वेरी हेक्टिक। हालांकि वैसा पॉसिबल है उनकी काइनेटिक एनर्जी हर एक इंडिविजुअल एटम की सेम नहीं होगी। ये तो ऐसी बात हुई ना, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जितने बच्चे देख रहे हैं, क्या सबकी एबिलिटी सेम होती है लेक्चर को ग्रास्प करने की? जितनी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, क्या उसी स्पीड से हर कोई बच्चा समझ रहा है? नहीं, तो ये चीजें वेरी करती है। इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। बट हम क्या करते हैं, हम वहां पे इसीलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है उस गैस के लिए वो कांस्टेंट रहती है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी मींस मोशन, और जितना आप टेम्परेचर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती है। तो हम ये कहेंगे दैट पोस्टुलेट नंबर 7 क्या होगा? इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी, मैं के लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी आप के भी लिख सकते हैं ऐसे। इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स वेरी। जाहिर सी बात है, ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि सेम हो सकती है। बहुत सारे पार्टिकल्स की सेम हो सकती है लेकिन सबकी सेम नहीं होगी, वेरी करेगी। इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स वेरी एट particular temperature, but their average kinetic energy जो ली जाती है, ठीक है ना। सो वी आर नॉट, हम क्या करते हैं, मैं ऐसे यहाँ पे ये पार्ट लिखूंगा, देखो मैं यहाँ लिखूंगा, since the individual kinetic energy of the particles vary, we cannot deal individually with the velocity, with the kinetic energy of each and every particle. At a particular temperature, their individual kinetic energies vary, that's for sure. That's why we are interested in their average kinetic energy. That's why हम उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से इंटरेस्टेड होते हैं। और इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है बराबर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर 3/2 kT। इस बात को याद रखिए, इससे पहले भी ये शायद मैं कह चुका हूँ, where Ek represents kinetic energy and 3/2 is a constant, K is called as a Boltzmann constant and T is the temperature in Kelvin। इसका मतलब ये हुआ 3/2 constant, K constant,
दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द gaseous particles or of the gas is a function of its temperature in Kelvin. ये केल्विन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी और ये टेम्परेचर इन केल्विन है। जाहिर सी बात है, जितना जितना आप हीट करेंगे, जितना जितना आप हीट करेंगे, उतनी उतनी एनर्जी मिल रही है, उतनी उतनी रैंडम मोशंस बढ़ रही है। और जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, गैस की टेंडेंसी क्या होती है, देखो अगर आप वॉल्यूम फिक्स रखोगे, अगर आप वॉल्यूम फिक्स रखोगे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वॉल्यूम फिक्स रखोगे और आप एनर्जी दे रहे हो, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो मोर स्पीड से भागने स्टार्ट करेंगे। जितना ज्यादा स्पीड से वो भागना स्टार्ट करेंगे, उतना वो एक दूसरे को हिट ज्यादा करेंगे। तो याद रखना, उसकी वजह से प्रेशर जो एक्सर्ट होगा बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दैट विल बी मोर। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट द नंबर ऑफ कोलिजन्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, सेकंड द स्पीड विद विच द कोलिजन टेक्स प्लेस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे और जिस स्पीड से होंगे, उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो अगर आपका कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है और गैस के 1000 मॉलिक्यूल है, वो किसी स्पीड से जो है मूव कर रहे हैं और कंटेनर को हिट कर रहे हैं और प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अगर आपने टेम्परेचर दिया और गैस को एक्सपैंड होने नहीं दे रहे हो आप, तो वो जितनी भी आप हीट दे रहे हो ना, वो गैस के मॉलिक्यूल्स लेंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनमें कोलिजन्स बढ़ेगा और विद द रिजल्ट प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, डू गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, यस। सिंपली बैलून ले लो, उसमें फूंक चढ़ाओ, जो आपका एयर के पार्टिकल्स है वो प्रेशर ही तो एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून, जिसकी वजह से बैलून जो है वो एक्सपैंड करता है। सबको क्लियर हुआ? तो दिस वाज माय डियर स्टूडेंट्स ऑल अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि पोस्टुलेट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 12 में हम रियल गैसेस का पढ़ेंगे, यानी कि डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर पढ़ेंगे। तो यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन एक सही इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमें कोई एक नई इक्वेशन चाहिए। दैट मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन में कहीं प्रॉब्लम थी। एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी थ्योरी में, प्रॉब्लम थी कुछ पोस्टुलेट्स में। तो किन पोस्टुलेट्स में प्रॉब्लम थी, जो कि बाद में आइडियल गैस इक्वेशन में प्रॉब्लम रही, हम उन पोस्टुलेट्स को ही जो करेक्ट करेंगे, उसकी वजह से हमारी आइडियल गैस इक्वेशन करेक्टेड फॉर्म में आएगी। और जो हमारी करेक्टेड फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन आएगी बाद में, जो कि एक्सप्लेन करेगा बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, जो कि एक्चुअल में होते हैं, उसी इक्वेशन को वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कहते हैं। तो इंशाल्लाह वी आर गोना डिस्कस दैट इन द कमिंग वीडियो लेक्चर नंबर 12। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।